Good morning, students. I am Sonal Yadav and lecturer at Bharati College Durg. Today's our topic is operating system and computer fundamental. देखते हैं डेफिनेशन ऑपरेटिंग सिस्टम का होता क्या है. An operating system is system software that manage computer hardware, software resource and provides common services for computer programs. तो जो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो देखते हैं कि क्या होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है. और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, मीन्स सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर को, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को, और ये प्रोवाइड करते हैं कॉमन सर्विस फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स. मीन्स कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए जो कॉमन सर्विस होता है उसको प्रोवाइड करते हैं. मीन्स जैसे कि हमारा जो भी कॉमन सॉफ्टवेयर होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज करता है और कंट्रोल करता है. और जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए बेसिक या जो कॉमन सॉफ्टवेयर होते हैं उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज करके और कंट्रोल करके प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूजर और इंटरफेस के बीच में, यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करते हैं. और इसमें जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करके ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो वर्क करते हैं. जैसे कि डायग्राम में है हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन, प्रोग्राम, और यहाँ पे यूजर का साइन बना हुआ है. तो जो यूजर होते हैं वो हार्डवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का वर्क करते हैं. तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है इसमें जो है वो दो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं. जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो टू टाइप्स होते हैं. फर्स्ट होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और सेकंड होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करता है, मैनेज करता है और कंट्रोल करने का काम करता है. और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है कि उसको एक जो भी टास्क परफॉर्म करना है उसके थ्रू वो टास्क परफॉर्म कर सकता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में. और सिस्टम सॉफ्टवेयर में उसको एक प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है. ठीक है. अब हम देखते हैं, ये होता है सॉफ्टवेयर. अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. फर्स्ट है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. अब हम इसको लाइन से वन बाय वन डिस्क्राइब करते हैं. इसका फर्स्ट टाइप है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. इन अ बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, interaction between the user and processor is limited, or there is no interaction at all during the execution of a work. Data and programs that need to be processed are bundles and collection at a batch and executed together. तो जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है ये दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम था. इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड यूजर या यूजर और कंप्यूटर के बीच में कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता था. किसी भी इनपुट डेटा को कंप्यूटर में प्रोसेस करने के लिए यूजर को उसे जॉब की फॉर्म में तैयार करना होता था. और जॉब का अर्थ होता है कि प्रोग्राम से लेकर इनपुट डेटा और जो भी उससे कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है उन्हें पहले ही लिखकर एक बंडल के रूप में तैयार करा हो, या इसके बाद यूजर उस जॉब को पंच कार्ड में इनपुट कर देता था. उस समय इनपुट डिवाइस के रूप में पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था. जॉब को कंप्यूटर में प्रोसेस कराने के लिए एक ऑपरेटर होता था जो सभी सिमिलर जॉब, जो भी जरूरत एक समान हो या उस लैंग्वेज जैसे फोटॉन, कोबोल में आदि में लिखे होते थे.
को एक बैच में कन्वर्ट कर देता था और ऐसे ही समान ज़रूरत वाली दूसरे जॉब का अलग बैच बनाता था और उस बैच को सिस्टम मीन्स सीपीयू में इनपुट कर देता था और सिस्टम उस बैच में से एक समय में एक जॉब को लेता था और फिर उसे प्रोसेस करने के बाद बैच की दूसरी जॉब को प्रोसेस कराता था और ऐसे ही बाकी जॉब को प्रोसेस करने के बाद एग्जीक्यूट करता था। तो इस प्रक्रिया को या इस प्रोसेस को स्पूलिंग कहा जाता था और सिस्टम सारी जॉब को एग्जीक्यूट कर देने के बाद हमें आउटपुट प्रदान होता था। मीन्स ये जो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें बंडल जो भी जॉब प्रोसेस होता था उसको एक बंडल के रूप में तैयार करता था और 1 बाय 1 उसका इनपुट देने के बाद उसका एग्जीक्यूशन करके उसका आउटपुट जो है वो आउटपुट में उसे कन्वर्ट कर देता था। अब हम इसमें एक एडवांटेज देखते हैं कि इसका एडवांटेज क्या होता है। समान जॉब को एक बैच में कर देने से ऑपरेटर के लिए जॉब सेटअप जो टाइम है वो कम हो जाता था। या फिर और एक और इसका एडवांटेज देखते हैं कि एक से ज़्यादा यूज़र है वो बैच सिस्टम को शेयर कर सकते थे। ऑटोमेटिक जॉब सीक्वेंसिंग टेक्निक के प्रयोग से सीपीयू का आइडल टाइम भी कम हो जाता था। नेक्स्ट टाइप है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एज द नेम सजेस्ट इज डिजाइन्ड फॉर वन यूजर टू इफेक्टिवली used a computer at a time. Single user operating system executes only one program at a time. सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता था कि जो भी यूजर के लिए डिजाइन किया गया था वो यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस का वर्क करता था। मीन्स वन यूजर एक सिस्टम को एट अ टाइम यूज कर सकता था। तो जब इसमें यूज़र जो है वो इनपुट देता था तो उसका जो सिस्टम को यूज़ करता है वो एट अ टाइम यूज़ करेगा और इसका एग्जीक्यूशन जो है वो उस एट अ टाइम उसको प्रोवाइड मिलेगा। मीन्स सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़र जो है वो एट अ टाइम उस सिस्टम के लिए वर्क कर रहा है या उसको यूज़ कर रहा है, वो होता है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट टाइप है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग डिस्क्राइब्स द एबिलिटी टू load more than one program at a time. It means that whatever a task needs to perform input-output operations, the CPU can be used for executing some other task that is also residing in the system and is ready to use CPU. In multitasking, the CPU can allocate to many programs instead of remaining idle when one program is busy with input-output operation. मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक तरह से मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का ही कॉन्सेप्ट है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रोसेस को एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए एग्जीक्यूट किया जाता है, उसके बाद सीपीयू मेन मेमोरी में पड़ी दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में लग जाता है। ऐसे ही कुछ एक टाइम पीरियड के बाद सभी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते रहता है। सीपीयू की स्विचिंग इतनी तेज होती है कि यूजर को ऐसा लगता है कि सभी प्रोसेस एक साथ चल रही है, परंतु ऐसा नहीं होता है क्योंकि सीपीयू एक समय में एक ही प्रोसेस को चला सकता है। अब क्योंकि प्रोसेसर इतनी स्ट्रांग होती है कि वह सभी प्रक्रियाओं को या सभी प्रोसेस को एक साथ संभाल लेता है।
एक टाइम पीरियड को टाइम क्वांटम, इसे टाइम क्वांटम भी कहा जाता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है वो मल्टीटास्क ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं, इसलिए इसे मल्टीटास्किंग, और वो मोर देन वन यूजर जो है वो एट ए टाइम उसको यूज करते हैं वन प्रोग्राम को, इसलिए इसे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है मल्टी प्रोसेसिंग या मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। It means the processing of many processes in a single computer. Basically, it is the ability of an OS to use more than one CPU in a single computer. In such system, many different programs can be executed by different CPU at same time, or many instruction of a single program can be executed by different CPUs at same time. तो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि मेन मेमोरी में एक से अधिक प्रोसेस या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए रखा गया है या रखा जाता है, तो उसे मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है। जब भी कोई प्रोसेस कंप्यूटर में रन होती है तो उसे सीपीयू टाइम के अलावा इनपुट आउटपुट टाइम की आवश्यकता भी होती है। और जब प्रोसेस इनपुट आउटपुट या कुछ और इवेंट करता है जिससे सीपीयू की कोई आवश्यकता नहीं, तो उतना समय सीपीयू जो है वो बैठने के बजाय उसे कंटेक्स्ट स्विच कर देता है या स्विच हो जाता है, तो मेन मेमोरी में जो पड़ी दूसरी प्रोसेस को वो चलाने लगता है। ऐसा करने से सीपीयू कभी भी आइडियल नहीं रहता है और बाकी प्रोसेस को भी एग्जीक्यूट होने के लिए वेट नहीं करना पड़ता है, जिससे एग्जीक्यूशन में डिफरेंट सीपीयूज जो है वो एट अ टाइम वर्क करता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। मीन्स एक या एक से अधिक प्रोसेस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए रखा जाता है, तो उसे मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। मल्टी प्रोग्रामिंग का हम कुछ एडवांटेज देखते हैं, जैसे कि सीपीयू का अधिक उपयोग होता है और मेमोरी में जो दूसरे प्रोग्राम को प्रोसेसिंग के लिए वेट नहीं करना पड़ता है और रिस्पॉन्स टाइम भी कम होता है। तो आज के समय में इस टेक्नोलॉजी के लिए ये बहुत ही यूजेबल है। और डिसएडवांटेज देखें तो फर्स्ट है कि जो अधिक प्रोग्राम को या बहुत सारे प्रोग्राम को प्रोसेस करने में उनकी शेड्यूलिंग जो है वो डिफिकल्ट हो जाती है। मेन मेमोरी को मैनेज करना आवश्यक हो जाता है और मेमोरी फ्रेगमेंटेशन जैसे कि बहुत सारी डिफिकल्टी आती है। नेक्स्ट देखते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम allows multiple users to access a computer system concurrently. Time sharing system can be classified as multi-user system as they enable a multiple user access to a computer through the sharing of time. तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टी यूजर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो अलाउ करता है मल्टीपल यूजर को एक्सेस करने के लिए। तो डायग्राम में जैसे दिया हुआ है कि नोड 1, नोड 2, नोड 3 अप टू नोड n से इसमें मैनेज होता है, मैनेज करता है कि मल्टीपल यूजर के द्वारा जो है वो एक्सेस करता है कि यहाँ पे है कोई फाइल है, उस फाइल को मेन कंप्यूटर
और प्रिंटर के थ्रू क्या है कि कनेक्टेड है। तो जैसे कि हमको हमारे पास एक मास्टर फाइल है और हमको उसको एक्सेस करना है या उसको मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हमको ऑपरेट करना है, तो वो किस में जाएगा, मेन कंप्यूटर में। मेन कंप्यूटर में जाके वो फाइल या वो सॉफ्टवेयर को क्या करेगा, मैनेज करेगा और कंट्रोल करेगा, और उसको किसके थ्रू करेगा, मल्टीपल यूजर के थ्रू उस प्रोसेस को मल्टीपल यूजर के थ्रू वो क्या करेगा, एक्सेस करेगा। तो इसमें क्या होता है कि किसी फाइल को अगर वो मैनेज कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, तो मल्टीपल यूजर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, तो जिसमें टाइम जो है वो बहुत कम लगता है और टाइम भी कम लगता है और टाइम भी कम लगता है और शेयरिंग के लिए भी टाइम शेयरिंग के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। तो मास्टर फाइल जो है वो मेन कंप्यूटर में आता है और मेन कंप्यूटर से मल्टीपल यूजर के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। देन उसका फाइनली जो आउटपुट है वो प्रिंटर के थ्रू प्रिंट हो जाता है। तो मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल यूजर्स के थ्रू किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में कॉन्करेंटली प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं, और यह टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के भी क्लासिफाइड हो सकते हैं और ये उसका एक टाइप हो सकता है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका डेफिनेशन देखते हैं। अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ मल्टीटास्किंग ओएस या ऑपरेटिंग सिस्टम दैट एम्स टू एग्जीक्यूट रियल टाइम एप्लीकेशन। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफन यूजर स्पेशलाइज्ड शेड्यूलिंग algorithm so that they can achieve a deterministic nature of behavior। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू का रिस्पांस टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इस प्रकार के ओएस रियल टाइम में काम करते हैं। इनपुट को प्रोसेस करने और रिस्पांस देने में जो भी लगने वाला रिक्वायर्ड टाइम है वो बहुत कम होता है। तो इस समय का जो डिफरेंस होता है उसकी जो प्रतिक्रिया समय, उसको एक प्रतिक्रिया समय कहा जाता है। इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग तब किया जाता है जब समय की इम्पोर्टेंट बहुत अधिक हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए है कि एक मिसाइल सिस्टम, जहाँ एक निश्चित समय में मिसाइल को लॉन्च करना ही होता है, तो उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस प्रोसेस को हमको उस टाइम में कंप्लीट करना ही है। तो जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो टू टाइप से होते हैं। एक होता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और सेकंड होता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम उन एप्लीकेशन में उपयोग या यूज किए जाते हैं जहां समय की बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, जिन्हें ज़्यादातर क्रिटिकल ऑपरेशन के लिए यूज में लाया जाता है। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में सेकेंडरी स्टोरेज बहुत सीमित या मिसिंग होती है और डेटा रोम में स्टोर किया जाता है। इस सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी नहीं होती है। और सेकंड पार्ट है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें क्या होता है देख लेते हैं। ये हार्ड रियल टाइम के कंपेयर में लेस रिस्ट्रिक्टिव होते हैं और इसका जो प्रोसेस टाइम है उसमें थोड़ी देर में ही ये जो है वो थोड़ी देर में ही इसमें रिसीव की जा सकती है। अब हम इसका एडवांटेज देखते हैं कि डिवाइस और सिस्टम का बहुत यूज होता है। सेकंड है कि इस प्रकार के सिस्टम में मेमोरी एलोकेशन को बहुत मैनेज किया जाता है। एंड थर्ड है इसके प्रोग्राम का साइज कम होने के कारण इसका यूज ट्रांसपोर्ट जैसे एम्बेडेड सिस्टम में भी किया जाता है। अब हम इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का,
कि एक ही समय में बहुत कम टास्क को चलाया जा सकता है। कभी कभी सिस्टम इतने अच्छे नहीं होते हैं और वे महंगे भी नहीं होते हैं। इनकी एल्गोरिदम को समझना एक डिज़ाइनर के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका डेफिनेशन देखते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेज अ ग्रुप of independent computers and makes them appear to be a single computer is known as distributed operating system. Distributed operating system में जब कई सारे कंप्यूटर्स किसी नेटवर्क के माध्यम से आपस में इंटरकनेक्ट होकर या एक दूसरे में टास्क शेयरिंग करते हो, उसे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहा जाता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम कई रियल टाइम एप्लीकेशन और मल्टीपल यूजर्स की सेवा के लिए या उनके यूज़ के लिए कई सेंट्रल प्रोसेसिंग या सीपीयू का यूज़ करते हैं। तो जो प्रोसेसर होते हैं वो विभिन्न प्रकार की कम्युनिकेशन जैसे हाई स्पीड बसेस और टेलीफोन लाइंस का यूज़ करके आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो इन कंप्यूटर के बीच सीपीयू और मेमोरी को छोड़कर बाकी सब रिसोर्सेज एक साथ कम्युनिकेट होते हैं। मीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिकली होता क्या है कि बहुत सारे कंप्यूटर किसी नेटवर्क के माध्यम से आपस में इंटरकनेक्टेड होकर एक दूसरे से टास्क शेयरिंग करते हैं, जिसे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्लाइंट सर्वर सिस्टम और सेकेंड होता है पीयर टू पीयर सिस्टम। अब हम इसमें एक एडवांटेज देखते हैं, किसका एडवांटेज होता क्या है। जैसे कि यूज़र जो है वो आसानी से आपस में रिसोर्स शेयर कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो है वो यह अनुमति देता है कि जो भी कंप्यूटेशन को कॉन्करेंटली रूप से चलाने के लिए बहुत सारे साइटों के बीच में कम्युनिकेशन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और हो सकता है इसमें एडवांटेज कि यदि किसी नोड के पास बहुत ज़्यादा काम आ जाता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम उस लोड को नेटवर्क के दूसरे नोड को नेटवर्क के दूसरे नोड को शेयर कर देता है। तो ये था इसका एडवांटेज। अब हम इसमें देख लेते हैं कि डिसएडवांटेज क्या होता है। डिसएडवांटेज में हम देखते हैं कि अगर मेन कंप्यूटर फेल हो या मेन नेटवर्क फेल हो जाए तो इससे सभी कंप्यूटर का कम्युनिकेशन टूट जाता है। तो ये होता है इसका डिसएडवांटेज। और देखते हैं कि सभी एक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम आसानी से उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि वे बहुत महंगे होते हैं। इनके अंडरलाइंग सॉफ्टवेयर बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं और इन्हें अभी तक अच्छी तरह से समझा नहीं गया है। तो ये था डिसएडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब हम इसमें एक फंक्शन देख लेते हैं। बेसिक टू फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स मेकिंग अ कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज, मैनेजिंग द रिसोर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्स को मैनेज करता है और डिस्ट्रीब्यूटेड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अगर उसके पास लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो नेटवर्क को नोड के थ्रू शेयर कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपने वर्क को। तो ये था डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। थैंक यू।